नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के गणित के अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन के इकाई 1 परिमेय संख्या के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 30 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। जिसमें पहला है 5 गुना 2 बटा -3 प्लस -3 बटा 4। तो देखिए यहाँ हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच योग की क्रिया करना है, ठीक है। तो हम यह जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच योग की क्रिया करने से पहले हमें उसके हर को धनात्मक बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हर जो है वह -3 है, तो सबसे पहले हम इसे धनात्मक बनाएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम 5 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटा -3, ठीक है, प्लस -3 बटा 4। अब देखिए इसके हर को धनात्मक बनाना है, तो जब हम इसमें 10 बटा -3 में इसके अंश और हर दोनों में -1 से गुना करेंगे तो यह जो अंश होगा वह -2 हो जाएगा और हर जो होगा वह 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसे हम -10 बटा 3 भी लिख सकते हैं, ठीक, प्लस -3 बटा 4। देखिए यहाँ दोनों का हर धनात्मक हो गया। अब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होगा वह 12 होगा। 12 में हम 3 से भाग करेंगे, 4 12 में भाग लगेगा और 4 का गुना हम -10 में करेंगे तो ये हो जाएगा -40, प्लस यह है -4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार में और 3 और 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -9, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस और माइनस के बीच में जो क्रिया हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम 40 और -9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -49 बटा 12, ठीक है। माइनस और माइनस के बीच जब प्लस की क्रिया होता है तो इन दोनों का योग होता है और चिन्ह माइनस का होता है, तो यहाँ 40 और 9 को जोड़ेंगे तो ये -49 बटा 12 होगा, ठीक है। यदि इसे हम, यह एक विषम भिन्न के रूप में है, यदि इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 12 से अगर हम 49 में भाग करेंगे तो 4 बार में 12 चौके 48, तो -4 सही 1 बटा 12 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम इसे इन दोनों रूपों में लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मॉड -5 बटा 3 प्लस 4 बटा मॉड -3। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें -5 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना होगा। तो हम यह जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वह धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होगा वह धनात्मक होगा। तो -5 का निरपेक्ष मान 5 होगा, तो इसे हम 5 बटा 3 प्लस 4 बटा -3 का जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो यह 3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों का हर समान है तो एलसीएम 3 होगा। 3 से 3 में भाग करेंगे एक बार में और 5 से गुना करेंगे तो 5 और यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 9 बटा 3। अब देखिए 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बटा 1, ठीक, हर एक है तो हम इसे लिखेंगे नहीं और ये हमारा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन है 4 गुना मॉड -5 प्लस 5 गुना मॉड -4। तो देखिए यहाँ गुना की क्रिया करने से पहले हमें इसके निरपेक्ष मान को ज्ञात करना होगा, जैसे -5 का निरपेक्ष मान और -4 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना होगा। तो हमने अभी बताया कि निरपेक्ष मान प्लस या माइनस जो संख्या होती है उसका निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में ही, मतलब धनात्मक में ही प्राप्त होता है। तो इसे लिख सकते हैं 4 गुना, अब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये होगा 5 प्लस 5 गुना इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो होगा 4। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक है, क्रिया है, और इन दोनों के बीच में प्लस का, तो पहले हम इनका गुना करेंगे तो 4 और 5 का गुना करेंगे तो होगा 20 प्लस 5 और 4 का गुना करेंगे तो यह भी होगा 20, ठीक है। 20 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है P गुना 10 बटा 3 बराबर 10, P का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि P गुना 10 बटा 3 बराबर 10, ठीक है, और P का मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक है। यह जो अचर राशि है जब इसे हम बराबर के अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो यह गुना भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुना, यह जो हर में 3 है यह अंश में हो जाएगा और अंश में जो 10 है वह हर में हो जाएगा, तो 3 बटा 10, 10 से 10 में भाग करेंगे एक बार में और 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3 होगा। तो इस प्रकार P का जो मान होगा वह 3 होगा, ठीक है। अब हम 5वें नंबर प्रश्न को करेंगे। 5वां प्रश्न है P बटा 12 बराबर 5,
p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमने अभी बताया कि जब हर बराबर के उधर जाता है तो वह अंश में गुना हो जाता है, ठीक है, और अंश जो होता है वह हर में आ जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं p बराबर 5 गुना 12 और यह 12 पचे 60 हो जाएगा। तो p का जो मान प्राप्त होगा वह 60 होगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। p q r यदि परिमेय संख्या है तो दिए गए संबंधों को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ हमें 3 परिमेय संख्या p, q और r के रूप में दिए गए हैं और उनके बीच की क्रिया को दिया गया है। अब हमें यह बताना है कि इनके बीच कौन सी क्रिया या कौन सा प्रगुण लागू हो रहा है, ठीक है। जैसे पहला नंबर है p प्लस q बराबर q प्लस p। तो देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में योग की क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे योग, ठीक। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो p प्लस q बराबर q प्लस p, मतलब यहाँ p और q का क्रम बदल दिया गया। पहले p था, यहाँ पहले q कर दिया गया और q को बाद में कर दिया गया, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक। तो देखिए यह हो गया योग पर क्रम विनिमय, ठीक। तो यह होगा हमारा पहले का आंसर। यहाँ योग की क्रिया हो रहा है और इनके बीच में क्रम को बदला जा रहा है, इसलिए यह होगा योग पर क्रम विनिमय, ठीक है। दूसरा नंबर है p गुना q बराबर q गुना p। तो देखिए इनके बीच में गुना का क्रिया हो रहा है, ठीक है, और गुना की क्रिया होने के साथ इनके क्रम को बदला जा रहा है। जो p पहले था उसे बाद में कर दिया गया और जो q बाद में था उसे पहले कर दिया गया। तो यह हो गया गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए यहाँ लिखा गया है गुणा पर क्रम विनिमय, तो ये हो गया दूसरे का आंसर, ठीक है। तीसरा है p प्लस q प्लस r बराबर p प्लस q प्लस r। तो देखिए यहाँ जो ब्रैकेट में दिया गया है इसका मतलब है कि पहले हमें इन दोनों के बीच की क्रिया करना है और फिर इसकी क्रिया करना है। तो देखिए इनके बीच में प्लस का क्रिया हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी प्लस का क्रिया हो रहा है और पहले हमें q प्लस r को प्लस करना है और फिर उसे हमें p में जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ योग की क्रिया हो रहा है और योग की क्रिया में ये इनके साथ बदल रहे हैं। पहले हम इन दोनों को साथ में योग कर रहे हैं और फिर r को योग कर रहे हैं, परंतु बराबर के बाद में पहले q और r को योग किया जा रहा है और बाद में p को योग किया जा रहा है। तो इसे हम योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं, ठीक है। तो यह योग पर साहचर्य यह तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा तीसरा होगा योग पर साहचर्य। चौथा है p गुना q गुना r बराबर p गुना q गुना r। तो देखिए जैसे यहाँ योग का क्रिया हो रहा था यहाँ गुना का क्रिया हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी क्रम को उनका बदला जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा गुणा पर साहचर्य प्रगुण। अब देखिए यहाँ विकल्प में गुणा का साहचर्य प्रगुण नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे अभी छोड़ देते हैं। पांचवा है p प्लस 0 बराबर 0 प्लस p बराबर p। तो देखिए यहाँ किसी भी परिमेय संख्या p में 0 को जोड़ा जा रहा है या 0 में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो जो योगफल है हमें वही परिमेय संख्या p के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए हम शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह हो जाएगा योज तत्समक और यह हमारा पांचवे का आंसर होगा, ठीक है। योग की क्रिया हो रहा है और योग करने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यह योग तत्समक होगा और यह शून्य होगा, ठीक है। छठा प्रश्न है p इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू p इक्वल टू p। तो देखिए यहाँ p इंटू 1 मतलब किसी परिमेय संख्या में 1 से गुना किया जा रहा है या 1 में किसी परिमेय संख्या से गुना किया जा रहा है, तो हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि यदि हम शून्य को जोड़ रहे हैं तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है और यहाँ हम 1 को गुना कर रहे हैं तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो क्रिया है वह गुना का है और हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे तत्समक कहेंगे। तो यह गुणा तत्समक हो जाएगा और यह हमारा छठे का आंसर होगा, ठीक है। गुणा तत्समक यह छठे का आंसर होगा। अगला है p इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू p इक्वल टू 0। मतलब किसी परिमेय संख्या में यदि हम शून्य का गुना कर रहे हो या शून्य में किसी परिमेय संख्या का हम गुना कर रहे हो तो हमें शून्य ही प्राप्त हो रहा है, मतलब यह गुना का क्रिया हो रहा है और गुना किससे हो रहा है, शून्य से हो रहा है। गुणनफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे हम गुना का शून्य प्रगुण कहेंगे, ठीक है। गुना पर शून्य प्रगुण
और यह हमारा 7वें नंबर का आंसर होगा। अगला है P इंटू क्यू प्लस आर इजकल टू P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर। तो देखिए यहाँ P इंटू क्यू प्लस आर मतलब पहले गुना और फिर योग, तो गुना पर योग हो रहा है, ठीक है, और यह गुना पर योग का वितरण हो रहा है, इसको हम फैला कर लिख रहे हैं, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं गुना पर योग का वितरण, और यह हमारा 8वां नंबर होगा, ठीक है। वितरण इसलिए क्योंकि देखिए इसे विस्तार रूप में किया गया है, ठीक। अगला है P भागा Q प्लस आर बराबर P भागा Q प्लस P भागा आर। तो देखिए यहाँ भाग की क्रिया हो रहा है और यहाँ योग की क्रिया हो रहा है, तो भाग पर योग का यहाँ वितरण हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे भाग पर योग का वितरण, और यह हो जाएगा 9वें नंबर का आंसर, ठीक है। 10वां है P इंटू 1/P इजकल टू 1/P इंटू P इजकल टू 1। तो देखिए यहाँ P इंटू 1/P मतलब किसी परिमेय संख्या में उसके प्रतिलोम का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें गुणनफल जो है वह 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ क्रिया हो रहा है गुणा का और गुणनफल 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे गुणा पर प्रतिलोम कहेंगे, और ये होगा 10वें का आंसर, ठीक है। 11वां प्रश्न है P प्लस माइनस P इजकल टू 0 इजकल टू माइनस P प्लस P। मतलब यहाँ देखिए दो परिमेय संख्या एक ही है, P माइनस P मतलब एक ही परिमेय संख्या है, पहले वह धनात्मक है और फिर ऋणात्मक है। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें योगफल जो है वह 0 के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये क्रिया जो हो रहा है वह योग की क्रिया हो रहा है, ठीक है, और योग करने पर हमें योगफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे योग प्रतिलोम कहेंगे, योज प्रतिलोम कहेंगे, ठीक है, और यह 11 नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ हमने चौथे नंबर में कहा था यह गुणा का वितरण प्रगुण है, और यहाँ एक विकल्प हमारा बच रहा है योज तत्समक। तो यहाँ देखिए योज तत्समक 2 बार है, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा जो गुणा का साहचर प्रगुण होगा, ठीक है। यह मिस प्रिंटिंग है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 32 है यदि P बराबर -3/7 Q बराबर 2/3 तथा R बराबर -8/11 तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, नियम का नाम लिखिए। पहला है P प्लस Q प्लस R बराबर P प्लस Q प्लस R। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें Q प्लस R का क्रिया करना है और इसके योगफल को हमें P में जोड़ना है, ठीक है, और बराबर के बाद जो दिया गया उसमें P प्लस Q को पहले जोड़ना है और फिर योगफल को R से जोड़ना है। तो यह क्रिया जो हो रहा है वह योग की क्रिया हो रहा है, ठीक, और योग के साथ इनका क्रम बदल रहा है, इसलिए योग साहचर्य कहेंगे, ठीक। तो यह नियम का नाम पूछा गया है, तो यह नियम होगा योग साहचर्य का। अब हम इसे सत्यापित करेंगे। P की जगह पर लिखेंगे -3/7 प्लस Q के स्थान पर लिखेंगे 2/3 प्लस R के स्थान पर लिखेंगे -8/11, ठीक है, बराबर P के स्थान पर लिखेंगे -3/7 प्लस Q के स्थान पर लिखेंगे 2/3 प्लस R बराबर लिखेंगे -8/11, ठीक है। अब हम बराबर के इधर को पहले जोड़ लेते हैं, यह हो जाएगा -3/7 प्लस 3 और 11 का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 33, 3 से भाग करेंगे 33 में 11 बार में, 11 और 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 22। यह प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे 33 में 3 बार में और 3 और 8 का गुना करेंगे 3 8 24, ठीक है, या -3/7 प्लस अब 24 -24 और यह प्लस 22, तो प्लस माइनस में माइनस का क्रिया होगा, बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे तो यह हो जाएगा -2/33, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम 7 और 33 का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का गुणनफल करना होगा, ठीक है, तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 21 और 2 23, 231 होगा। 7 से भाग करेंगे 33 बार में, 33 और 3 का गुना करेंगे तो 33 या 99, माइनस है तो यह भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 33 से भाग करेंगे 7 बार में, 7 और 2 का गुना करेंगे 14। देखिए दोनों माइनस है तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का होता है तो ये माइनस हो जाएगा। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11, 113/231 माइनस 113/231 हो रहा है, ठीक है। यह LHS का मान है, लेफ्ट हैंड साइड का मान है। अब हम राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले हम 7 और 3 कैल्शियम लेंगे तो यह हो जाएगा 21,
7 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 और -3 का गुना करेंगे -9, प्लस 3 से भाग करेंगे 7 बार में, 7 और 2 का गुना करेंगे 14, प्लस -8/11 बराबर। अब देखिए 14 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो प्लस माइनस में माइनस का क्रिया होगा। 14 में से हम 9 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 5। 14 प्लस में है तो यह 5/21 होगा, ठीक है, प्लस -8/11। अब देखिए यहाँ 11 और 21 का अगर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इससे हमें गुणनफल करना होगा। तो 11 में 21 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 231। 21 से 231 में भाग करेंगे 11 बार में, 11 और 5 का गुना करेंगे 11 × 5 = 55 होगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे 231 में, 21 बार में, 21 और 8 का गुना करेंगे तो 168 होगा। अब 168 में से 55 को घटाएंगे तो यह -113/231 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS है, ठीक है। इसका मतलब यह सत्यापित हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा प्रश्न है P × Q = Q × P। तो देखिए यहाँ P और Q दोनों का क्रम बदला जा रहा है और दोनों के बीच में गुना का क्रिया किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे गुना पर क्रम विनिमय, ठीक है। यह हो गया नियम का नाम। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए P है -3/7 गुना Q है 2/3, ठीक है, बराबर यह हो जाएगा 2/3 गुना -3/7। अब इसे गुना करेंगे तो यह अंश 3 से 3 कट जाएगा और 2 से -1 का गुना करेंगे तो यह -2/7 होगा, ठीक है। यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा एक बार में और यह होगा -2/7। तो देखिए यहाँ LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये हो गया सत्यापित। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। तीसरा प्रश्न है P × Q + R बराबर P × Q + P × R। तो देखिए यहाँ गुना और यहाँ योग, तो यहाँ गुणा पर योग का वितरण हो रहा है, ठीक है, गुणा पर योग का वितरण। तो इसे हम लिखेंगे गुना का योग पर वितरण, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे तो P का मान है -3/7 गुना Q का मान है 2/3 प्लस R का मान है -8/11। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की क्रिया को करेंगे तो हम यहाँ योग करेंगे तो ये 3 और 11 का एलसीएम जो होगा वह 33 होगा, ठीक है। 3 से 33 में भाग करेंगे 11 बार में, 11 और 2 का गुना करेंगे 11 दूनी 22, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 से 33 में 3 बार में, 3 और 8 का गुना करेंगे 24 होगा, ठीक है। यह हो जाएगा -3/7 गुना, यहाँ गुना का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 22 है और यहाँ -24 है, तो -24 में से 22 को घटाएंगे तो हो जाएगा -2/33, ठीक। 3 से 33 में भाग करेंगे 11 बार में, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों आपस में कट कर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/77, ठीक है। ये हो गया LHS का मान। अब हम RHS का मान ज्ञात करेंगे। P का मान है -3/7 गुना Q का मान है 2/3 प्लस P का मान है -3/7 गुना R का मान है -8/11। तो देखिए यहाँ दोनों के बीच में गुना प्लस है और यहाँ दोनों के बीच में गुना है, तो पहले हम इन दोनों का गुना का क्रिया करेंगे और फिर योग करेंगे। तो 3 से 3 में भाग करेंगे एक बार में, 1 और -2 का गुना होगा तो ये हो जाएगा -2/7 प्लस ये हो जाएगा -3 और -8 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 8 तरीके 24/77, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो 77 होगा। 7 से 77 में 11 बार में, 11 और 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -22 प्लस 77 और 77 का एक बार में तो ये हो जाएगा 24, 24 में से 22 जाएगा तो हो जाएगा 2/77। तो देखिए यहाँ LHS बराबर RHS, तो ये हो गया सत्यापित। अब अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा है P + Q भागा R बराबर P भागा R प्लस Q भाग R। तो सबसे पहले हम यहाँ P +
क्यू का क्रिया करेंगे और फिर यह भाग है। तो देखिए भाग पर योग का वितरण हो रहा है, ठीक है। यह भाग पर योग का वितरण, तो इसे लिखेंगे भाग पर योग का वितरण। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो P का मान है -3/7 प्लस Q का मान है 2/3। पहले इन दोनों का योग करेंगे और फिर इसके योगफल में हम R -8/11 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हल करेंगे तो 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21, 7 से भाग करेंगे 21 में 3 बार में, 3 और -3 का गुना करेंगे -9, प्लस 3 से भाग करेंगे 21 में 7 बार में, 7 और 2 का गुना करेंगे होगा 14, भाग -8/11। अब 14 में से -9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5/21, भाग गुना में बदल जाएगा, ठीक है। और भाग को जब हम गुना में बदलते हैं तो भाग के बराबर जो बात जो परिमेय संख्या है उसका हम व्युत्क्रम कर लेते हैं, मतलब अंश को हर में, तो ये हो जाएगा 11/-8, ठीक। अब हम इसे गुना करेंगे तो ये हो गया 11×5 = 55 21 और 8 का गुना करेंगे तो होगा -168। तो ये हमें 55/-168 के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। RHS है P भागा R, तो यहाँ P का मान हो जाएगा -3/7 भाग R का मान हो जाएगा -8/11 प्लस Q का मान है 2/3 भाग R का मान है -8/11, ठीक है। तो सबसे पहले हमें -3/7 ये भाग को हम गुना के रूप में लिखेंगे और ये हो जाएगा 11/-8 प्लस 2/3 भाग को गुना के रूप में लिखेंगे और इसके बाद इसका मान पलट जाएगा तो हो जाएगा 11/-8, ठीक है। माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और ये हो जाएगा 33/56 प्लस, अब देखिए 2 से भाग करेंगे 8 में 4 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/-12। अब देखिए यहाँ जो माइनस है वह हर में है तो हम इसे अंश में लिख सकते हैं, ठीक है। और 12 और 56 का जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये हमें 168 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक। तो हम लिख लेंगे 168, 56 से 168 में भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, 3 और 33 का गुना करेंगे तो होगा 99 माइनस, क्योंकि यह अंश का यह जो माइनस है इसे हम अंश में लिख लेंगे, ठीक है। यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 12 से 168 में भाग करेंगे तो यह 14 बार में भाग लगेगा, 14 और 11 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 154। अब 154 में से 99 को माइनस करेंगे तो यह हमें -55/168 प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए यहाँ इसे हम -55/168 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ LHS बराबर RHS है, इसलिए यह हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमें परिमेय संख्या जो कि भिन्न के रूप में दिया गया है इसे हमें दशमलव के रूप में बदलना है। तो यहाँ अंश में हम हर से भाग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम दशमलव में बदलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 11 से भाग करेंगे 9 में, ठीक। अब देखिए 11 से 9 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि 9 छोटा है, तो हम यहाँ 0 लगाकर दशमलव लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने जब दशमलव लगाया तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब 11 से 90 में हम भाग करेंगे तो 8 बार में भाग लगेगा, 11 8 88। अब 90 में से 88 को घटाएंगे तो शेष 2 प्राप्त होगा और यहाँ जब हम दशमलव लगा चुके हैं तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यह हो जाएगा 11 एकम 11, 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 शेष बचेगा, ठीक। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ फिर से 0 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पहले 90 में भाग किया था और फिर से हमें 90 प्राप्त हो गया, मतलब कि यह 8 बार में भाग लगेगा और फिर यह इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.811 और डैश डैश डैश, मतलब यह इसी क्रम में आगे की तरफ आ रहा है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.81। अब देखिए यहाँ दोनों का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब दोनों बार बार आ रहे हैं तो हम इन दोनों के ऊपर बार का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है इन दोनों पदों का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तीसरा है 4/21, मतलब 21 से हमें भाग करना होगा 4 में, ठीक। अब देखिए 4 छोटा है, 21 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ हम 0 लगाकर दशमलव लिखेंगे, दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ 0 लिखेंगे तो 21 से कम 21, घटाने पर 19 प्राप्त होगा, दशमलव लगा हुआ है हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 190, तो 21 9 189।
घटाएंगे तो एक शेष प्राप्त होगा। फिर यहाँ दशमलव लगा हुआ है, हम शून्य लिखेंगे। अब देखिए यह 10 है और यह 21 है, तो भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ शून्य लिखेंगे। फिर हम यहाँ शून्य लगाकर भाग करेंगे तो 21 चौके 84, घटाने पर शेष 16 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ हम शून्य लगाकर और भाग करते रहेंगे, मगर इतने भाग करने की आवश्यकता नहीं है, हम दो पदों पर इसे रोक सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.19 और यहाँ किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे डैश 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 नहीं लगाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 11/7। तो 11 में भाग करना होगा 7 से, 7 एकम 7, क्योंकि 11 बड़ा है, भाग लग जाएगा 7 एकम 7। 11 में से 7 घटाएंगे तो शेष 4 प्राप्त होगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य लिखेंगे। 7 पचे 35, घटाने पर शेष 5 प्राप्त होगा। दशमलव लगा हुआ हम शून्य लिख सकते हैं। 7 सते 49, एक शेष बचेगा। फिर दशमलव लगाया, शून्य लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 3 शेष बचा। फिर यहाँ शून्य, 7 चौके 28 और ये भाग चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.571, 1.571 है। ठीक, यह 3 अंकों पे है और यह भाग अभी आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसे हमें सीमित करना होगा, देखिए 7 के बाद 1 है, 5 से कम है, तो हम इसे 1.57 लिखेंगे। यही यदि 9 होता, मतलब 5 से ज्यादा होता है, तो हम इसे 1.58 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह लगभग मान होता है। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। प्रश्न 34 है, प्रत्येक परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखकर अंकों की पहेली हल कीजिए। सरलतम रूप में प्राप्त परिमेय संख्याओं के अंश के संख्यात्मक मान के अनुसार अक्षर पर घेरा बनाकर छुपे हुए शब्द को पहचानिए। ठीक है, जिसमें पहला है -12/30। अब देखिए -12/30 को सरलतम रूप में बदलना है, मतलब इसको छोटा करना है, भाग करना है। तो यदि हम देखें -12 को लिख सकते हैं -2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 बटे, और 30 को लिख सकते हैं 15 दूनी 30, मतलब 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए दोनों अंश और हर में देखें तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमें -2/5 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, या फिर हम इसे देख सकते हैं 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, -2/5 हो रहा है। अब देखिए अंश 2 आया है, तो दूसरे नंबर पे जो अक्षर है उसे हमें घेरा लगाना है और यह है P, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पास P में। ठीक है, दूसरा है -24/-36। तो देखिए यह 12 के पहाड़ा में 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो इसका जो मान होगा वह 2/3 होगा, -2/3 होगा। या फिर इसके हम अभाज्य गुणनखंड को निकाल कर देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 बटा 36 को देखें तो 2 9 18, अब 18 दूनी 36, अब 18 को भाग करेंगे तो 2 9 18 और फिर 9 को भाग करेंगे तो 3 गुना 3। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 2/3 प्राप्त है। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है और दूसरा अक्षर y है, तो हम यहाँ y लिखेंगे। तीसरा है 39/52। तो यह 13 के पहाड़े में 13 तिया 39, 13 चौके 52, मतलब यह 3/4 होगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 13 और इसे लिख सकते हैं 2 गुना 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। अब देखिए 13 से 13 कट जाएगा और 3 बटा 2 दूनी 4, तीसरा अक्षर T है, तो हम इसे T लेंगे। अगला है -48/144। ठीक है, तो देखिए 48 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़े, 8 त्रिके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, तो 3 बार में भाग लग रहा है, मतलब इसका मान -1/3 आएगा। ठीक है, यदि इतना बड़ा भाग करने ना आए तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो 48 को हम लिखेंगे 2 गुना, अब यह 24 को 2 से भाग के 12 बचा, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, इसी प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, नहीं 16 तिया 48 और 48 तिया 144, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यह 1/3
3 प्राप्त हो रहा है। तो तीसरा अक्षर जो होगा वह एस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एस लिखेंगे। 5वां किया गया है। छठा है -34/170। तो देखिए 17 के पहाड़ा में 17 दूनी 34, यह 2 बार में, और 17 के पहाड़ा में 170 10 बार में, तो ये हो गया 2/10। या इससे अब हम सलतम करेंगे तो यह होगा 1/5। तो अंश है 5, तो पहला अक्षर हो जाएगा जी। तो यहाँ लिखेंगे जी। इसी प्रकार यह 76/95 है, तो 19 चौके 76, 4 गुना 19, और ये हो जाएगा 5 गुना 19, 19 पचे 95, 19 से 19 कट जाएगा, तो आंसर होगा 4/5। चौथा अक्षर है ओ, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ। 8वां है 46/-92। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 23, 23 दूनी 46 हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 23, 23 दूनी 46 दूनी 92। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 23 से 23 कट गया, तो ये हो गया 1/2 -2। पहला अक्षर है आर, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। 9वां है 29/116। तो देखिए 29 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 29 से ही यह कटेगा। तो 9 चौके 36, इकाई पे 6 है तो 4 बार में, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1/4। और पहला अक्षर है ए, तो यहाँ से हम ए लेंगे। ठीक है, यह 14/-42। तो 14 के पहाड़े में 42 3 बार में आता है, तो 14 कम 14, 14 तिया 42, तो 1/-3। पहला अक्षर है एस, तो यहाँ लिखेंगे एस। ठीक है, यहाँ जो हमें शब्द प्राप्त हुआ वह है पाइथागोरस। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।